आमचो भाई बहनी दादा दीदी आपन सपाय मन के मोचो बाटले जुहार राम राम। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। देश के लिए आदिवासी कल्याण के लिए अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। छत्तीसगढ़ महतारी की जीतेगा भाई जीतेगा। ये चुनाव सिर्फ कोई सांसद या विधायक बनाए बर लोग, ये चुनाव है देश बनाए बर, ये चुनाव है राष्ट्र बनाए बर। प्याज राजनीतिक गलियारे में एक समय बड़ा तूफान खड़ा कर देने वाले प्याज की कीमतें इस समय स्थिर बनी हुई है। स्थानीय बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। आलू का भाव भी स्थिर बना हुआ है और इसकी कीमत भी लगभग इतनी ही है। दालों की कीमत भी पिछले कुछ समय से स्थिर बनी हुई है। गेहूं की नई फसल के आवक के बाद इसके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। गेहूं के भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है। आप सोच रहे होंगे हम छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषण की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थितियों की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम यह दैनिक जरूरत की चीजों की कीमतों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उसके भाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आपको याद होगा प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने एक बार देश में सत्ता पलटने में पूरी मदद की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्याज की कीमतों ने भारी बढ़ोतरी ने सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, इसलिए हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं महंगाई का, इस चुनाव में पूरे देश में महंगाई का कोई बहुत अधिक असर नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी महंगाई चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बनते नजर नहीं आ रही है। यहाँ भी प्याज, आलू और दैनिक जरूरत की जो दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में सिर्फ एक सीट बस्तर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और दूसरे चरण में यहाँ की 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। इसके लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव, पहले चरण का चुनाव काफी मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण रखता है और राजनीतिक दलों ने इस चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सभा ली है, बस्तर में बड़ी सभा ली है और यहां से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जो लोग राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उन्हें मालूम होगा कि बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बड़ी उपस्थिति थी, लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से लोगों की वहां उपस्थिति थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से लोगों तक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह भी कहा जा रहा है कि जो संदेश उन्होंने दिया है लोगों ने उससे संकल्प के रूप में लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी बात को उन्होंने आह्वान किया है कि उनकी बात को जन जन तक पहुंचाना है। तो शायद कार्यकर्ताओं ने इसका संकल्प लिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात वे बस्तर में घर घर तक लोगों तक पहुंचाएंगे। घर घर जाना और कहना कि मोदी जी ने जोहार भेजा है, राम राम कहा है। बस्तर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जो यहां के मतदाताओं को सीधे प्रभावित करते नजर आ रहा हो। छत्तीसगढ़ राज्य की लोकसभा सीटों पर, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी लोकसभा सीटों पर जो मुद्दे हैं वही राजनीतिक मुद्दे यहां भी हैं और वही मुद्दे यहां भी आम मतदाताओं को प्रभावित करते नजर आते हैं।
अभी तक करीब करीब यही स्थिति बनी रही है। बस्तर लोकसभा सीट में एक अलग बात यह है कि यहाँ की ज़्यादातर विधानसभा सीटें नक्सल हिंसा से प्रभावित रही हैं। नक्सलवाद का काफ़ी असर रहा है और जो अभी पिछली सरकार गई उस समय, उसके बाद जो नई सरकार आई है यहाँ एक नक्सलवाद और बढ़ता दिखा है। नक्सल हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ी ही हैं, उसके वजह से यहाँ कई जवानों की मौत हुई है और आम लोगों को भी नक्सल हिंसा का शिकार होना पड़ा है और जिसमें उनकी जान चली गई। तो एक नक्सल हिंसा की जो बात है, नक्सलवाद का जो बात है, इसकी वजह से यहाँ के मतदाता, बड़ी संख्या में मतदाता इसके फेवर में जा सकते हैं और बड़ी संख्या में इसके खिलाफ भी मतदाता जा सकते हैं। तो नक्सल हिंसा की वजह से यहाँ आम मतदाताओं का एक ध्रुवीकरण होता दिख सकता है। एक बड़ा मुद्दा एक कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ की दूसरी लोकसभा सीट है उसमें नक्सल हिंसा के मुद्दे के बहुत अधिक असर न दिखे, लेकिन इस लोकसभा सीट में इस मुद्दे का काफ़ी असर दिख सकता है। अच्छा, ये एक और बात जो कही जा रही है, बस्तर में छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ से जो संदेश जाएगा, जो यहाँ से जो मतदाताओं को रुझान देखेगा, जिन मुद्दों को लेकर मतदाता वोट करेंगे, यह कहा जा रहा है कि उससे पूरे प्रदेश के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, पूरे प्रदेश के मतदाता उसको लेकर मतदान कर सकते हैं। और इसलिए राजनीतिक पार्टियां, मुख्य राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, यहाँ पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है, हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ली जा रही हैं। तो ये अब जो नक्सल हिंसा की बात है उससे पूरे प्रदेश के लोग को सीधा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन बस्तर से जो यहाँ से एक कहा जाता है कि उनके समर्थन में ये मतदान हो सकता है। भले ही जो छत्तीसगढ़ राज्य की कई सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें नक्सल हिंसा का अधिक असर न दिखता हो, नक्सलवाद का अधिक प्रभाव न दिखता हो, लेकिन जो यहाँ से संदेश जाता है, जो एक नक्सल हिंसा से जब नक्सल हिंसा की जो घटनाएं होती हैं उसमें जो मौतें होती हैं, तो पूरे प्रदेश में एक अलग संदेश जाता है, पीड़ितों के पक्ष में एक समर्थन जाता है, उनकी साथ सहानुभूति पैदा होती है। तो ये यहाँ से ये जो संदेश जाएगा उसका भी एक प्रदेश में एक मैसेज जाएगा उससे पूरे प्रदेश में, और मतदाताओं पर उस पर प्रभाव पड़ सकता है। बस्तर लोकसभा चुनाव बार बार राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होता रहा। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र भी भले ही इसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन पिछले वर्षों में यहाँ जो विकास पहुँचा है, जो गांव तक विकास पहुँचा है, यह कहा जाता रहा है कि अब यह कहा जाने लगा है कि पूरा बस्तर क्षेत्र, बस्तर की सभी विधानसभा सीटें राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होती रही हैं और इस पर इस बार भी इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का काफ़ी कुछ असर दिखेगा। मुद्दों का यहाँ काफ़ी असर दिखेगा। अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान हुए हैं। धारा 370 को हटाने की जो घटना हुई है उसका भी इस भले ही यह आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन इस क्षेत्र में भी इन मुद्दों का काफ़ी असर दिखने की संभावना है और इन मुद्दों को लेकर यहाँ मतदाता मतदान करते नजर आएंगे। दूसरी ओर जो अभी भारतीय जनता पार्टी का दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा दावा करने की कोशिश की गई है और बड़ी जो घोषणा की गई है, महतारी वंदन योजना को जो लॉन्च किया गया है, महतारी वंदन योजना से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है। महतारी वंदन योजना की राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना शुरू किया गया है। इसकी जो राशि वितरित की गई है, इसका भी इस चुनाव में काफी कुछ असर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कई मुद्दों पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी रही है। यहाँ जो राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ, जो पट्टा वितरण का काम भी शुरू हुआ, उसमें भी महिलाओं को स्वामी बनाया गया है। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का संभवतः शुरू से कोशिश रही है कि महिलाओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सके और वह महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आती रही है। तो बस्तर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां भी महिला मतदाताओं की काफी संख्या है और यह भी जो पिछले आंकड़े हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है, महिलाओं ने, भले ही कहा जाता है कि यह पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, लाइन लगाकर मतदान किया है और यह संभावना बनी है कि भले ही लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, अगर विधानसभा चुनाव की तुलना में अपेक्षाकृत हमेशा से कम रहा है, लेकिन इस चुनाव में भी महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने की संभावना है। तो इस तरह से
इस तरह से हम बात करें कि इस लोकसभा क्षेत्र में भी महिला मतदाताएं चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में काफ़ी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आएंगी। इस तरह से जो भाजपा ने शुरू से रणनीति बनाई है महिला मतदाताओं को साधने की, उन्हें अपने पक्ष में आकर्षित करने की, अपने पक्ष में प्रभावित करने की, इसमें इस चुनाव में असर दिख सकता है। और यहाँ से जो संदेश जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ की जो सभी 11 लोकसभा सीट है वहाँ तक संदेश जाएगा। और यह जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की तो वह उस पर वह कोशिश कर रही है कि उसका सकारात्मक परिणाम उसे मिल सके। पिछले 5 वर्षों तक जब सत्ता में थी काफ़ी आक्रामक थी, विपक्ष पर लगातार हमले बोल रही थी, खासतौर पर वह भाजपा को कई मुद्दों पर उसने भाजपा पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने भाजपा पे कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के खिलाफ बोलते रहे थे, उन्होंने भी भाजपा पर कई मुद्दों पर आड़े हाथ लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में है तो कांग्रेस बैकफुट पर गई नजर आ रही है। हालांकि जब वे मंत्री थे उन्होंने आम मतदाताओं से यहाँ बस्तर लोकसभा क्षेत्र में सीधे संपर्क करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में बने रहे थे। वे यहाँ के वरिष्ठ मंत्री थे, इस क्षेत्र में उनका अलग प्रभाव रहा था। कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश में जुटी रहेगी और संभवतः इसीलिए कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा गया कि इसका वहाँ एक शक्तिशाली कैंडिडेट के रूप में वे चुनाव मैदान में अपना परफॉर्मेंस दे सके और चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सके। कांग्रेस कवासी लखमा के सारे जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है और जो कवासी लखमा के बारे में एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से कवासी लखमा ने विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की है। इससे भी उन्हें टिकट देने के प्रति शायद माहौल बना और पार्टी के पूर्व वरिष्ठ मंत्री हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं और अभी मंत्री हैं केदार कश्यप हैं, पूर्व मंत्री लता उसेंडी है, पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी है, ये लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। तो यहाँ से इस तरह से इन वरिष्ठ नेताओं के चेहरे से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बढ़िया बनाने की कोशिश में लगी रही और कहा जाता है कि इन वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। कार्यकर्ताओं को साधने के लिए पूरा कार्यक्रम दिया गया है और ये लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्र में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश करें, अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं कहीं एक तरफा स्थिति नहीं कहा जा सकती। ये बस्तर लोकसभा सीट पर कोई एक तरफा स्थिति नहीं है। कांग्रेस अपनी तरह से कोशिश कर रही है, भाजपा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास अपने अलग मुद्दे हैं। तो और ये जो आज़ादी के बाद से बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शायद यह गढ़ टूटा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं का मन बदला था और उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत दिलाई थी। लेकिन इस चुनाव में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, दीपक वैज लोकसभा चुनाव में जीते थे, लेकिन उन्हें चित्रकूट विधानसभा चुनाव में, जबकि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इस बस्तर लोकसभा क्षेत्र में एक अलग अलग संदेश बार बार जाता रहा है। जो राजनीतिक गतिविधियां रही है, जो राजनीतिक हलचलें होती रही हैं, बार बार अलग अलग संदेश जाता रहा है। कहीं ऐसा संदेश नहीं गया कि बस्तर में मतदाता सिर्फ एक राजनीतिक दल के साथ हैं, एक पार्टी के साथ है और वो एक पार्टी के साथ बार बार जाते रहेंगे। ये स्थितियां बदलती रही हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे चरण के चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट, महासमुंद लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीटें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के लिए दूसरे चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ की राजनांदगांव लोकसभा सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है और कहा जा रहा है कि यहाँ से जो राजनीतिक संदेश जाएगा, यहाँ से मतदाता को जो रुझान दिखेगा, यहाँ मतदाता जिन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे उसका लोकसभा के आगे होने वाले लोकसभा के चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों पर भी व्यापक असर दिख सकता है। राजनांदगांव लोकसभा सीट अब हाई प्रोफाइल हो गई है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला है। डॉक्टर रमन सिंह अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं और राजनीतिक सक्रियता उनकी नहीं है, लेकिन उनका इस क्षेत्र में जो आधार है, जो पकड़ है, उसका इस चुनाव में असर दिखेगा।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से इन बड़े प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने यहां चुनाव प्रचार के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनसंपर्क और छोटी बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और जगह जगह सभाएं ली जा रही हैं। कांग्रेस ने भी यहां पूरी ताकत झोंक देने की कोशिश। और आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता की सेवा हम करें, किसान के, मजदूर के, सबकी सेवा करें। अभी नाथगांव लोकसभा के सेवा करे पर कोई पार्टी भेजे है और सब अवसर दो, आशीर्वाद दो। निश्चित रूप से लोकसभा की जनता की सेवा करबो और दिल्ली में आपकी बात मजबूती से उठाऊंगा। पार्टी ने सांसद संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से चुनाव मैदान में उतारकर सनसनी फैला दी है, इस क्षेत्र को हाई प्रोफाइल बना दिया है। अब चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में भी कोई बड़ा, कोई अधिक, कोई नया चुनावी मुद्दा नहीं है। वही चुनावी मुद्दे हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं। एक मोदी फैक्टर यहाँ भी एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है, मतदाताओं को प्रभावित करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महतारी वंदन योजना की जो योजना शुरू हुई है उसका भी मतदाताओं पर असर दिख रहा है। और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो काम किए हैं, कांग्रेस उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस शासनकाल में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके शासनकाल में उनके नेतृत्व में इस राजनांदगांव जिले में 2 जिलों का गठन किया गया था, खैरागढ़, गंडई और छुई खदान, दूसरा मोला मानपुर और चौकी। कांग्रेस इसको अपनी उपलब्धियों के रूप में गिना रही है। और एक और बड़ी बात हम बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में जब 5 साल पहले, जो 5 महीने पहले कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, यहाँ खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ था। उसके पहले खैरागढ़ जिले का गठन कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंची थी। और कहा जा रहा है कि तब मतदाताओं ने यहाँ कांग्रेस के फेवर में मतदान किया था, कांग्रेस को उस उपचुनाव में बड़ी जीत दिलाई थी और इससे कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा था। अभी भी जो 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी, कांग्रेस के अधिक विधायकों ने जीत हासिल की है। हालांकि जो कवर्धा जिला है, वहाँ की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत नहीं सकी, लेकिन राजनांदगांव जिले में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे जो कांग्रेस के खेमे में उत्साह है और अभी भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने प्रत्याशी के भूपेश बघेल के लिए चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक करने में लगे हुए हैं और लगातार बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है और लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में 5 वर्षों के दौरान राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की पूरी उपेक्षा की गई, राजनांदगांव क्षेत्र की अनदेखी की गई, यहाँ कोई काम नहीं किया गया। इन बातों को भाजपा के कार्यकर्ता लोगों तक जोर शोर से पहुंचा रहे हैं। इसके उलट कांग्रेस का दावा किया है कि कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दावा किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि क्षेत्र में विकास के कार्य किए गए हैं और ये 2 जिले विकास के लिए ही 2 जिले बनाए गए थे और यह एक बड़ी उपलब्धि है। इनके अलावा इस क्षेत्र में और दूसरे कोई मुद्दा नहीं है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र से जुड़े होने की वजह से बौद्ध वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक है, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है, तो वहीं आदिवासी वर्ग और SC ST वर्ग के मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी अधिक है। ये इन मतदाताओं को रिझा पाना, प्रभावित कर पाना बहुत आसान नहीं है और सबके अलग अलग मुद्दे रहे हैं, सब वर्ग अलग अलग मुद्दों से प्रभावित होते रहे हैं, जिनको जोड़ पाना आसान काम नहीं है। लेकिन अब ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाने हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो अयोध्या में अयोध्या में मंदिर, श्री राम मंदिर में श्री राम लला विराजे और धारा 370 हटाई गई, उसका इस चुनाव पर काफ़ी कुछ असर दिखेगा और इन्हीं बातों को लेकर उसके नेता इन बातों को अपने चुनावी सभा में रख रहे हैं, चुनावी सभा ले रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा में क्षेत्र में अभी देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनावी सभा लेने पहुंचने वाले हैं। इसके साथ यहां की राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ जाएगी। हम बस्तर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सभा ली है, वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, वहां से बड़ा संदेश गया है, लेकिन कांग्रेस को वहां
अभी भी अपने राष्ट्रीय नेताओं की सभा का इंतजार है और उसकी सभा का इंतजार किया जा रहा है और हो सकता है कि वहाँ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की सभा हो उससे पूरे प्रदेश में एक नया संदेश जाए, बस्तर में नया संदेश जाए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेनी शुरू कर दी है। वे जनसंपर्क कर रहे हैं और ठेठ छत्तीसगढ़िया लिहाज में लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। संतोष पांडे ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साल बाद किसी भी सांसद को दोबारा रिपीट किया है और इस संतोष पांडे की भी जो क्षेत्र में पहचान है, एक छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में पहचान है, लेकिन इसके साथ उन्होंने हिंदुत्व की भावनाओं को भी पर भी आक्रामक तरीके से बात की है और यह भी इसको लेकर भी वे जनता के बीच जा रहे हैं और इससे भी इस क्षेत्र में उनकी अलग पकड़ बनी है। यह कहा जा रहा है कि इस आधार पर भी मतदान होगा। कवर्धा जिले में जो विधानसभा सीटें हैं इस मुद्दे से अधिक प्रभावित रही थी और हम बात करें दूसरे चरण में जो महत्वपूर्ण सीट है, महासमुंद लोकसभा सीट है, जहां से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो बड़ा चेहरा माने जाते हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं और महासमुंद लोकसभा सीट भी उनके चुनाव पर मैदान में होने की वजह से एक प्रतिष्ठापूर्ण सीट बन गई है। महासमुंद लोकसभा सीट को एक पिछड़े वर्ग का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है, तो इस लिहाज से राजनांदगांव लोकसभा सीट और महासमुंद लोकसभा सीट जहां दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है, एक पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण सीट हो गई है और यहाँ काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण और रोमांचपूर्ण चुनाव देखने को मिल रहा है। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। इसके साथ तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि मतदाताओं की अभी खामोशी बनी हुई है, मतदाताओं का कोई स्पष्ट रुझान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अब चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दिया है। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता धीरे धीरे यहां पहुंचने लगे हैं, यहां के लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसमें सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, दुर्ग इत्यादि लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। ये सीटें काफ़ी अहमियत रखती हैं। हम यहाँ की भी प्रत्येक गतिविधियों को, लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को अब तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।